यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं एनएचएम के प्रोग्राम, आयुष के प्रोग्राम जो आपके एग्ज़ाम में आने हैं अपकमिंग टाइम में। तो यहाँ पर हम कुछ जो नए प्रोग्राम्स ऐड किए गए थे वो पढ़ेंगे। बाकी प्रीवियस है जो हम अलग अलग क्लासेस में बहुत सारे प्रोग्राम्स पढ़ चुके हैं, बट जो नई चीज़ें ऐड हुई हैं वो, साथ ही साथ आपको जो कुछ रिसेंट का करंट अफेयर है जीके के रिगार्डिंग 2-4 क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की गई है। जो भी लोग क्लास में नए हैं क्लास में एंड तक ज़रूर जुड़े रहें, और जिनका भी नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक राजस्थान वालों का पेपर है वो लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा था कि पेपर इस बार उतना आसान नहीं होगा। जो लोग यदि डिग्री वगैरह खरीद के, क्योंकि राजस्थान का सबको पता है कि अलग अलग स्टेट से जाके हैं जो यदि नर्सिंग करते हैं, डिग्री लेते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके कारण यदि आपके जो मार्क्स हैं वो यदि टॉप पर आए हुए हैं तो वो चीज़ें अब आपकी यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो यहाँ पर जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेडिकल एंड नर्सेज अब की बुक्स है, एनएचएम सीएचओ वालों के लिए भी, स्टाफ नर्स के लिए भी, एएनएम एमपीएचडब्ल्यू वालों के लिए बुक अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट से ले सकते, डायरेक्ट ले सकते हैं। पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं। पीडीएफ पर अभी 85 सेट ऑफ इंक्लूडिंग मॉडल पेपर प्लस प्रीवियस पेपर स्टाफ नर्स के लिए, सीएचओ के लिए ऑफर चल रहा है। ओनली 499 रुपीज़ में आपको 85 सेट ऑफ पेपर प्लस 1000 की पॉइंट्स अवेलेबल हैं। तो जो भी लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन का, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल आयुष मिशन कॉन्फ्रेंस 2025। क्वेश्चन देखिए, NAM नेशनल आयुष मिशन क्या है? नेशनल आयुष मिशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई है 2025 में, इसको होस्ट करने वाला स्टेट कौन सा है? गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र? एग्ज़ाम में आपको NHM लॉन्च है जो कब हुआ था वो आ सकता है। तो NHM कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। याद रखिए, यदि आपसे NHM की लॉन्च डेट पूछें तो आपको क्या बताना है? 2013। क्या बताना है? 2013। देन अगेन इसको एक्सटेंड किया गया था, तो इसकी दूसरी पेज आई थी नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। क्या है? नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। तो यहाँ पर यदि आपको नेशनल हेल्थ मिशन बस पूछा जाए तब याद रखिए आप। तो यहाँ पर नेशनल आयुष मिशन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है कि नेशनल आयुष मिशन की कॉन्फ्रेंस की गई थी 1 से 2 मई को। कहाँ पर? 1 से 2 मई को महाराष्ट्र की जो लोनावला सिटी है वहाँ पर। लोनावला सबको पता होगा, अच्छा खासा टूरिस्ट प्लेस है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर जो आयुष के साथ जो नेशनल आयुष मिशन का जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस किया गया था, इसका मेन एम क्या था? हेल्थ केयर और जो आयुष मेडिकल सिस्टम है, मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है एलोपैथी के कंपेयर में, आयुष मतलब आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, इन सब के लिए बढ़ावा देने के लिए है जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की गई थी 1 से 2 मई को। कहाँ पर? लोनावला में। लोनावला कहाँ है आपका? महाराष्ट्र में, इसलिए यहाँ पे आप क्या सिलेक्ट करेंगे? महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन इज, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ज़ूविन, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक द अवेलेबिलिटी ऑफ विच 2 टाइप ऑफ मेडिकल सप्लाई। तो गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में एक पोर्टल लॉन्च किया, ज़ूविन। कोविड के टाइम पे भी किया गया था। अभी जो ज़ूविन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया है, तो किन 2 तरीके की मेडिकल सप्लाई के लिए प्लेटफॉर्म लाया गया है? ऑप्शन में आपको कौन कौन से हैं? मलेरिया मेडिसिन एंड डेंगू वैक्सीन के लिए, एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम के लिए, कोविड-19 वैक्सीन एंड पोलियो वैक्सीन, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो किसके लिए भारत सरकार ने ज़ूविन पोर्टल है लॉन्च किया था, जिसमें 2 तरीके की मेडिसिनल सप्लाई किस तरीके से कहाँ तक होती है उसके लिए। तो एक ही आ गया था, या तो ये डेंगू के लिए है, ना मलेरिया के लिए, ना कोविड, ना पोलियो के लिए। एक ही आ गया था एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम। स्नेक वेनम कब दिए जाते हैं? जब किसी को स्नेक बाइट कर ले, सांप काट ले। वैसे ही सेम रेबीज़ का इन्फेक्टेड डॉग या वाइट किसी पर्सन को बाइट कर दे, काट दे, तो रेबीज़ वैक्सीन दी जाती है। मतलब इन दोनों को पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस कैटेगरी में रखा जाता है। आफ्टर आप उस चीज़ के कांटेक्ट में आए उसके बाद वैक्सीन आपको दी जाएगी। पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस का मतलब यदि पूछें तो पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस वैक्सीन ओनली क्या है? रेबीज़ वैक्सीन।
एंटी स्नेक वेनम दिया जाएगा जब सांप काट ले, पहले से किसी को आपने नहीं दे सकते हैं। तो इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ने इन दोनों की जो मेडिकल सप्लाई होती है उसके लिए क्या लाया था, ज़ूविन पोर्टल। ज़ूविन पोर्टल, जू से याद रखिए आप, मतलब एनिमल, एनिमल यहाँ पर एनिमल के रिलेटेड क्या आपको दिख रहा है, रेबीज इन्फेक्टेड डॉग से होगा। यदि किसी को जहरीला सांप काट ले तो उसके लिए एंटी स्नेक वेनम है जो दिया जाएगा। अभी देखिए जो गवर्नमेंट है क्या है, भारत सरकार है, तो इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, ट्रैक रियल टाइम अवेलेबिलिटी। रियल टाइम अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितनी जो अवेलेबल है, जो भी मेडिसिन है, जो एंटी रेबीज वैक्सीन है या फिर एंटी स्नेक वेनम है। तो जैसे कोविन पोर्टल था और यूविन पोर्टल है, वैसे ही यहाँ पर इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, मतलब केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार का द्वारा ही बनाया गया ज़ूविन पोर्टल है। क्योंकि हर साल नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एंड वेनमिंग, तो जो यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम ही सीधा है आपका NAPSI, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, NAPSI जो प्रोग्राम है, इसके तहत यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो स्नेक बाइट के थ्रू या फिर जो भी पर्सन सांप काटते हैं उनको रजिस्टर किया जाता है। वैसे ही रेबीज़ का हाल है। तो यहाँ पर कहा गया है कि इंडिया में हर साल 3 से 4 मिलियन लोगों को सांप काट लेते हैं, मतलब स्नेक बाइट के केस देखने को मिलते हैं। ये तो रिपोर्टेड केस की बात हो रही, कहीं कहीं तो पता ही नहीं चलता है कि हुआ क्या है, झाड़ फूंक में लगे रहते हैं लोग। ये उन लोगों का डेटा दिखाया जाता है हमारे लिए जो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। 3 से 4 मिलियन लोगों को हर साल भारत में स्नेक बाइट के केस देखने को मिलते हैं, जिसके कारण 3 से 4 मिलियन, मतलब यहाँ पर 3 से 4 मिलियन लोगों को काट रहा है, जिसमें से 50,000 लोगों की डेथ है जो हो जाती है। तो इसीलिए इसके लिए जो एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, पौंडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश में। याद रखना है, दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, पौंडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश में इसको जो ज़ूविन पोर्टल है इसको इनिशिएट करके स्टार्ट किया गया है कि रियल टाइम कितनी वैक्सीन क्या क्या अवेलेबिलिटी है, किसके लिए, रेबीज़ के लिए और स्नेक बाइट के लिए। नेक्स्ट वन, विच मिनिस्ट्री रिलीज द रिपोर्ट टाइटल हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन अक्रॉस एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स। तो यहाँ पर किस मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी कि क्लाइमेट चेंज का असर वुमेन और बच्चों पर किस तरीके से पड़ेगा। ऑप्शन में है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो जो हमारा एनवायरनमेंट का जो एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम्स बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका असर महिलाओं और बच्चों पे किस तरीके से पड़ता है, तो इसकी एक रिपोर्ट दी थी, इसकी एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी। और ये रिपोर्ट दी थी किसने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। यहाँ पर देखिए इस रिपोर्ट के तहत यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी कि महिलाओं बच्चों पर किस तरीके का असर है तो देखने को मिलेगा यदि क्लाइमेट बदलता है। तो यहाँ पर ये देखिए कहा गया है, द रिपोर्ट शोड दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन फेस अ हायर रिस्क ऑफ डेथ ड्यूरिंग डिजास्टर। यहाँ पर रिपोर्ट किस लिए दी गई थी, रिपोर्ट इसलिए दी गई थी कि जब भी कोई भी डिजास्टर आता है, नेचुरल डिजास्टर हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसमें सबसे पहले महिलाओं और बच्चों पर इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इंडिया में ऐसे 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन हैं जहाँ पर अलग अलग तरीके से क्लाइमेट बदलता है और जो वल्नरेबल ग्रुप में महिलाओं और बच्चों को ही रखा जाता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेथ होती है किसकी, महिलाओं और बच्चों की। तो इसीलिए इस रिपोर्ट को सबमिट किया है किसने, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। यहाँ पे कहा गया है कि जो वेस्टर्न कोस्टल के 19 रीजन हैं जहाँ पर ये केसेस देखने को मिले हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं तो यहाँ के भी 17 ऐसे रीजन हैं। तो महिलाओं और बच्चों को बेटर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए यदि कोई इस तरीके का डिजास्टर आता है तो उसके लिए ये रिपोर्ट है जो सबमिट की गई थी। नेक्स्ट वन इज which institution responsible for implementing Ayushman
भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? PMJAY स्कीम के लिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। इम्प्लीमेंट करना का मतलब क्या होता है? मतलब उस चीज़ के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये कौन है इसके लिए? नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है वो होता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। किसके द्वारा? NHA के द्वारा। तो यहाँ पर क्योंकि अभी ये रिसेंट का क्वेश्चन इसलिए आपको बन गया कि पहले दिल्ली के जितने भी लोग हैं वहाँ पर आयुष्मान भारत योजना का PMJAY स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था, बट नाउअडेज दिल्ली को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। दिल्ली है जो 35th स्टेट बन गया है और यूनियन टेरिटरी बन गया है, जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का है जो अब इनको लाभ है जो मिलने वाला है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के साथ मिलकर क्या किया है? एक MOU साइन किया है। उसके तहत PMJAY स्कीम का लाभ दिल्ली वालों को भी मिलेगा। एज पर दैट जो PMJAY स्कीम है, क्या है? PMJAY स्कीम है 2018 में लॉन्च की गई थी अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम के तहत। आपको याद रखना है क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की गई थी आयुष्मान भारत स्कीम के तहत सितंबर 2018 में। इसके तहत 5 लाख का पर फैमिली पर ईयर कवरेज दिया जाता है यदि सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तब। और यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये किस गवर्नमेंट की किस मिनिस्ट्री के साथ या फिर किसके साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया, मतलब ये काम करेगी? तो क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। क्या है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेक्स्ट वन इज वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज इनाग्रेटेड रिसेंटली? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है हमारे लिए। भारत का पहला वर्टिकल रेलवे सी ब्रिज बना है कहाँ पर? रामेश्वरम तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, कोच्चि केरला, चांदीपुर उड़ीसा। अब देखिए सी ब्रिज की बात की जा रही है तो ये समुद्र तो इन चारों जगहों पर है। सी ब्रिज की बात की जा रही है और वर्टिकल भारत का पहला फर्स्ट वर्टिकल रेलवे ब्रिज है। मतलब वर्टिकल रेलवे ब्रिज का मतलब है यहाँ पर कि वो ओपन होने वाला है। बड़ी बड़ी शिप वगैरह निकलेंगी तो वो सी ब्रिज क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और जैसे ही शिप निकल जाएंगी उनको बंद कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बना है रामेश्वरम में। कहाँ पर? रामेश्वरम में। इसकी जो डिस्टेंस है, जो समुद्र के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है, इसकी डिस्टेंस देखिए 2.07 किलोमीटर है। रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया है। इसमें लागत आई है 531 करोड़, 531 करोड़ इसमें है जो लागत लगी है। और इसके जो फीचर्स हैं यहाँ पर मैंने सब कुछ ऐड किया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। पंबन ब्रिज सबने नाम सुना है। पंबन ब्रिज पहले भी बना था, बट 1913 में 1913 में जब पंबन ब्रिज बनाया गया था, तो जब 1964 में साइक्लोन आया था, क्या आया था? साइक्लोन आया था, तो उस दौरान तो ये बच गया था। लेकिन यहाँ पर 2007 में इसमें कुछ डैमेज वगैरह हो गया था, इसीलिए यहाँ पर इसको भी हाल फिलहाल में 6 अप्रैल 2025 को मोदी जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया है। पंबन ब्रिज नाम इसका सबको पता है, पंबन ब्रिज कि रामेश्वरम में है। तो यहाँ पर पहला वर्टिकल सी ब्रिज है जो कि 2.07 किलोमीटर की उस पर बनाया गया है। 531 करोड़ इसमें लागत आई है और 72.5 मीटर लिफ्ट हो सकता है। क्या है? सॉरी, यहाँ पर क्या है? फीचर्स इसके क्या है? 72.5 मीटर वर्टिकली लिफ्ट हो सकता है और 17 मीटर है जो यहाँ पर ऊंचाई तक जा सकता है। जो भी लंबी शिप वगैरह होंगी या जो भी होगा तो उसको क्रॉस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM पोषण स्कीम? तो कौन सी यहाँ पर मिनिस्ट्री है जो जिम्मेदार है किसके लिए?
पीएम पोषण स्कीम के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार है? पोषण स्कीम, पोषण सबने पढ़ा है। तो यहाँ पर पोषण स्कीम किसके तहत आती है? पोषण स्कीम का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मल स्कीम। क्या है? प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मल स्कीम। तो इसके तहत यहाँ पर ये लाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। किसके तहत? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत इसको लाया गया था, जिसमें 954 करोड़ है जो एक्स्ट्रा 2025-26 में भारत सरकार ने, ये आपको ये पोषण स्कीम आपने पढ़ी है, लेकिन इनको अलग से बजट, अलग से फंडिंग है जो इतनी ज़्यादा अभी की गई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें 2025-26 वाले सेशन के लिए 1 मई 2025 से 954 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं। ये अमाउंट याद रखिए आप। पोषण स्कीम सबको पता है, लेकिन नाउअडेज रिसेंटली ही 1 मई 2025 को भारत सरकार ने इसमें 954 करोड़ रुपए है जो एक्स्ट्रा है जो ऐड किए हैं। पहले इस स्कीम का नाम था मिड डे मील स्कीम। क्या था? मिड डे मील स्कीम। इसके तहत यहाँ पर जो हॉट कुक्ड मील से दिया गया है, किसके लिए? 1 से 8वीं तक के क्लास के बच्चों के लिए। इसका एम क्या है कि जो बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करना, उनकी अटेंडेंस अच्छी रहे, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, ये इसका एम रखा गया था। तो वही मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के किया गया पीएम पोषण स्कीम, मतलब प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्मल स्कीम। नेक्स्ट वन इज हु कंडक्ट द एनुअल ऑपरेशन ओलिविया। अभी रिसेंट में एक ऑपरेशन कंडक्ट हुआ था ओलिविया। कौन सी है? जो इंडियन आर्मी ने किया था, इंडियन नेवी ने किया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ने किया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया, या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किया? किसने किया है? तो यहाँ पर एक किसने किया है? ये किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो जो ऑपरेशन ओलिविया है, क्या है? ऑपरेशन ओलिविया एनुअल मरीन कंजर्वेशन मिशन है। मरीन मतलब आ जाए, मतलब कि पानी के अंदर कुछ किया जा रहा है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको किया है नवंबर से मई के बीच में, ताकि जो उड़ीसा कोस्ट गार्ड पे इसको किया गया था। और इसके तहत जो जितने भी कछुए वगैरह हैं, क्या है? जितने भी कछुए वगैरह 6.98 लाख टर्टल्स हैं, यहाँ पर नेस्टिंग उन्होंने की है। कहाँ पर? रूसी कोल्या रिवर में। हर एक जो आपने एक चीज़ देखी होगी कि जितने भी समुद्र हैं तो उनमें डायरेक्ट शिप नहीं उतरती हैं, उनके लिए यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं? बंदरगाह बनाए जाते हैं, या फिर बैक वाटर है जो यूज़ किया जाता है, वहाँ से जहाज़ वगैरह एंट्री लें। तो वैसे ही यहाँ पर जो कछुओं का 6.98 लाख जो टाइटल्स हैं, इनकी नेस्टिंग देखने को मिली। नेक्स्ट वन इज विच यूनियन मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एक्वा पार्क एंड इनॉग्रेटेड द फिश फेस्टिवल इन त्रिपुरा। तो हाल फिलहाल में किस केंद्रीय मंत्री ने, किस यूनियन मिनिस्टर ने और केंद्रीय मंत्री ने एक्वा पार्क का इनॉग्रेशन किया? कहाँ पर? त्रिपुरा में। नरेंद्र सिंह तोमर, गिरिराज सिंह, राजीव रंजन सिंह, जिनको लालन सिंह भी कहा जाता है, या फिर अनुराग ठाकुर ने। तो अभी 18 मई 2025 को त्रिपुरा के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए, आप लोग का भी एग्जाम है क्योंकि। तो त्रिपुरा में हाल फिलहाल में राजीव रंजन सिंह ने, मतलब लालन सिंह ने उद्घाटन किया है एक्वा पार्क का, और फिश फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया था। कब? 18 मई 2025 को, जो एक दिन का अगरतला में त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। तो वहाँ पर 18 मई 2025 को एक दिन का फिश फेस्टिवल चला था। उसमें राजीव रंजन सिंह ने 42.4 करोड़ का एक्वा पार्क है जो यहाँ पर क्या किया? इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नाउ न्यू डेट फॉर एवरी ईयर फॉर आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया इज। तो भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करने के लिए कौन सा दिन है जो चूज़ किया गया है? 23 सितंबर एवरी ईयर, 25 अक्टूबर एवरी ईयर, 23 जून एवरी ईयर, या फिर 28 सितंबर एवरी ईयर। तो पहले आयुर्वेदा डे को हम जो धन्वंतरी डे है उसके तौर पर सेलिब्रेट करते थे,
बट उसके कारण होता क्या था कि एक एक्यूरेट डेट है जो फिक्स नहीं हो पाती थी, वो एज़ पर तिथि है उसके हिसाब से आती थी। तो यहाँ पर नावा डेज है जो रिसेंटली ही अब हम हर साल आयुर्वेदा दिवस, मतलब क्या है, आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट करेंगे, 23 सितंबर ऑफ एवरी ईयर। हर साल 23 सितंबर को हम क्या मनाएंगे, आयुर्वेदा डे। पहले धन्वंतरी जो दिवस है, धन्वंतरी, आपने हिंदू जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं उनको पता होगा, धन्वंतरी जी को आयुर्वेदा में है जो भगवान है, जो भगवान धन्वंतरी, डिसीज़ के लिए मेडिसिन बनाना ये सब उनके लिए कंसीडर किया जाता था। तो यहाँ पर 23 सितंबर को हम हर साल आयुर्वेदा डे है जो सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट वन, हु हैज़ टेकन ओथ एज द 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी रिसेंट में यहाँ पे इमेज तो आपको दिख गई, मे भी हो सकता नाम भी पता हो। तो अभी 52वें CJI कौन बन गए हैं इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 52वें नंबर के कौन हैं, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, रंजन गोगोई, संजीव खन्ना या फिर दीपक मिश्रा। ये सभी लोग CJI रह चुके हैं, नाम ध्यान से सुनिए, सब लोग CJI रह चुके हैं। बट अभी रिसेंटली जस्टिस भुवन रामकृष्ण गवई, जिनकी यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है, वही है। तो जो लोग नॉर्सेट का पेपर दे रहे हैं उनको इमेज बेस्ड में दे देते हैं। तो 52वें नंबर के CJI बन गए हैं कौन, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। नेक्स्ट वन इज, Who among the following organized the Arogya 2017 first international exhibition and conference on आयुष and wellness sector। तो आरोग्य 2017 में जो पहला इंटरनेशनल एग्जीबिशन है, एक इसने जो एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी आयुष की और वेलनेस सेक्टर की, तो ये किसने किया था, FICCI ने, आयुष मिनिस्ट्री ने, या फिर फार्मेक्सिल ने, या फिर ओनली A&C ने। तो यहाँ पर जो आरोग्य 2017 का जो पहला इंटरनेशनल एग्जीबिशन हुआ था आयुष और वेलनेस सेक्टर के लिए, ये किया था किसने, FICCI ने एंड फार्मेक्सिल ने। मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पे D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम है, एक इस मिनिस्ट्री के तहत लॉन्च किया गया था, आयुष, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर नन ऑफ दी अबव। गृह मंत्रालय ने किया, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किया कि आयुष ने किया। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था किसके तहत, आयुष के तहत। किसके तहत, आयुष के तहत इसको लॉन्च किया गया था कि टू बिल्ड अ सिटीजन सेंट्रिक अकाउंटेबल एंड कंपनसेट वर्कफोर्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा प्रोग्राम आयुष ने यहाँ पे इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। नए CAG कौन चुने गए, CJI अलग हैं, CAG अलग हैं, तो वो कौन है, अमित सिंघानिया, SS दुबे, दीपक मिश्रा या फिर K संजय मूर्ति। तो यहाँ पर आप इमेज देख रहे हैं किनकी है। तो यहाँ पर जो नए न्यू CAG चुने गए हैं वो कौन है, वो है K संजय मूर्ति। कौन है, K संजय मूर्ति। नेक्स्ट वन, हु वॉज अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 22 फरवरी। तो अभी हाल फिलहाल में क्या है, हाल फिलहाल मतलब फरवरी 2025 में ही, मतलब 22 फरवरी 2025 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सेक्रेटरी 2 चुने गए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 चुने गए हैं। तो वो कौन है, अनमोल सिंह, शक्तिकांत दास, अजीत डोभाल या फिर व्योमिका शर्मा। व्योमिका शर्मा का नाम आपने अभी जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें सुना है, जो कुरैशी है उनका नाम भी आपने सुना है। तो यहाँ पर जो मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 हैं वो कौन है, वो है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास हैं जो यहाँ पर नए प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 चुने गए हैं फरवरी 2022 को। नाम इनका याद रखिए आपको, शक्तिकांत दास कौन हो गए अभी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो कि 68 ईयर के हैं और ये पहले गवर्नर भी रहे हैं RBI के 2024 तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रहे 2024 तक, अभी नहीं है लेकिन।
नेक्स्ट वन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेबी इन फरवरी 2025। 2025 में, फरवरी 25 में सेबी आपने नाम सुना होगा, जो शेयर मार्केट होते हैं, जो म्यूचुअल फंड वगैरह होते हैं, लोग अपना अपना जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके लिए भी कोई एक कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। तो सेबी के नए चेयरमैन कौन है, जो कि फरवरी 25 में ही चुने गए हैं? तुहिन कांता पांडे, मणिशंकर, जितेंद्र कुमार या फिर बालवीर सिंह। तो नए चेयरमैन सेबी के चुने गए हैं तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे। नेक्स्ट वन इज साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज ऑफ डैमसेल फ्लाई कॉल्ड कैलीफेसिया साइनिफ्यूरकेटा इन विच स्टेट। तो यहाँ पर एक डैमसेल फ्लाई है जो अभी रिसेंट में डिस्कवरी हुई है। तो इंडिया के किस स्टेट में इसकी डिस्कवरी हुई है? जो यहाँ पे आपको दिख रही है, काइंड ऑफ ड्रैगन फ्लाई जैसे दिख रही है, बट ये क्या है? डैमसेल फ्लाई कैलीफिया साइनिफ्यूरकेटा। तो ये कहाँ पर अभी इसकी डिस्कवरी हुई? असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड। तो इसकी खोज अभी हुई है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 46th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन एशियन समिट 2025 होना है जो। इसमें 46वां होस्ट है जो। कौन सा देश है? म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम या फिर मलेशिया। तो यहाँ पर जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, मतलब एशियन समिट 2025 है, 46 नंबर का। तो यहाँ पर ये 26-27 मई 2 दिन चलना है, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है 27 मई को। कहाँ पर? तो ये हुआ है मलेशिया में। कहाँ पर? ये हुआ है मलेशिया में। 46वां एशियन समिट कुआलालंपुर, मतलब मलेशिया का ही एक जगह है जहाँ पर 26 और 27 मई को ये हुआ है, जहाँ पर अलग अलग देश हैं जो यहाँ पर क्या हुए हैं? इकट्ठे हुए हैं। और ये समिट स्टार्ट चल रहा है कब से? 1967 से। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन बुकर प्राइजेज। अभी हाल फिलहाल में एक नाम और आ रहा है, कन्नड़ा एक राइटर हैं, उनका नाम आया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए। बट भारत की पहली महिला जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता था वो कौन थी? अरुंधति रॉय, बानू मुश्ताक, शबाना आजमी या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो अभी रिसेंट में जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 में मिला है, तो वो तो मिला है बानू मुश्ताक को, जो कि एक कन्नड़ा राइटर हैं। लेकिन सबसे पहले भारत की पहली महिला थी, वो कौन थी? वो थी अरुंधति रॉय। क्या है? अरुंधति रॉय पहली महिला हैं जिनके लिए क्या मिला है? बुकर प्राइज़ मिला था, अरुंधति रॉय। ये देखिए जो अभी रिसेंट में मिला है कन्नड़ा में, जो यहाँ पर अवार्ड दिया गया है बानू मुश्ताक को। तो इनका जो एक कलेक्शन था, 12 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था, हार्टलैम। ओरिजिनल इसका टाइटल क्या था? हृदय दीपा। इन कन्नड़ा में यदि उनका कहें तो क्या था? हृदय दीपा, हार्टलैम। इसके लिए उनके लिए क्या मिला है? बुकर प्राइज़ मिला है 2025 में। नेक्स्ट वन इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इन इंडिया इज डन एवरी। तो जो NFHS है भारत में कितने सालों के अंदर होता है? एवरी 1 ईयर, एवरी 3 ईयर, एवरी 5 ईयर या फिर एवरी 10 ईयर। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और आपके लिए आज का क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो NFHS हुआ था वो हुआ था 92 to 93 में, 1992 से 1993 के बीच में किया गया था। उसके बाद हर 3 साल में क्या है? एवरी 3 ईयर में ये यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है NFHS सर्वे। दूसरा हुआ था 1998 से 99, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ 1992 से 93 में कौन सा हुआ था? फर्स्ट हुआ था। फिर दूसरा कब किया गया था आपको? दूसरा हुआ था आपका 1998 से 99 तक सेकंड हुआ था। एंड देन थर्ड हुआ था आपका 2005 से 2006 के बीच में। फोर्थ हुआ था 2015 से 2016 के बीच में। फिर 2019 से 21 के बीच में। तो इस तरीके से मिला के यहाँ पे आपके क्या हुए? NFHS है जो कंडक्ट किए गए हैं। और इन NFHS के तहत हर साल यहाँ पर
क्या मॉर्टलिटी जो हेल्थ सिस्टम है वो किस तरीके से है, कितनी जनता है, वाइटल क्या है, वो सब यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं। और यदि आपको सेंसस पूछें, क्या है आपको, यदि सेंसस पूछें तो वो आपको कहना है हर 10 साल में, कितने, हर 10 साल में सेंसस है जो कंडक्ट किया जाता है। क्लियर है। हेल्थ कार्ड है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग को बच्चों के लिए। जो आपने इम्यूनाइजेशन कार्ड देखा होगा उसमें इस तरीके से कर्व बना होता है बच्चे की एज, हाइट और वेट तीनों चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वेट एंड हाइट है जो कैलकुलेट की जाती है बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, एंड बताया जाता है कि बच्चा प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है या नहीं। तो बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए रोड टू हेल्थ कार्ड या फिर ग्रोथ कार्ड है जो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में इस तरीके से आता है तो भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे की हाइट और वेट क्या है, हाइट और वेट है जो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंक्लूड और कैलकुलेट की जाती है। नेक्स्ट वन इज हेवर्सियन कैनाल्स आर फाउंड इन। तो हेवर्सियन कैनाल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, बोन में, ब्रेन में, लंग्स में या फिर किडनी में। तो वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको आते हैं एग्जाम में। जो हेवर्सियन कैनाल्स हैं कहाँ पर पाई जाती हैं, तो हेवर्सियन कैनाल्स प्रेजेंट रहती हैं कहाँ पर, बोन्स में। इस तरीके से रहेंगी। यदि आपको एग्जाम में आता है तो हेवर्सियन कैनाल्स कहाँ पर होंगी, बोन्स में। नेक्स्ट वन इज कान टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नोट डाउन कीजिए। कान टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, सिफिलिस को, टिटनस को, ट्रोकोमा को या फिर रेबीज के लिए। जो कान टेस्ट है किया जाता है किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है, सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। इस टेस्ट को, कान्स टेस्ट को वॉसरमैन टेस्ट, वॉसरमैन रिएक्शन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट फॉर सिफिलिस भी कहा जाता है। जो अगस्त पॉल थे वॉन वॉसरमैन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो क्या है, फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। क्या है, फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज पॉट्स डिसीज इज अ। तो पॉट्स डिसीज क्या है, टीबी ऑफ मेनिंजाइटिस, टीबी ऑफ स्पाइन, टीबी ऑफ बोन या फिर टीबी ऑफ लंग्स। तो पॉट्स डिसीज क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है कहाँ पर, बोन्स में। पॉट्स डिसीज दैट इज ऑल्सो नोन एज द ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक रेयर इन्फेक्शन है। क्या है, रेयर इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि स्पाइन को है, जो एक्स्ट्रा स्पाइनल इन्फेक्शन है जो क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस और अर्थराइटिस दोनों चीज़ें हैं जो होंगी कहाँ पर, अलग अलग मल्टीपल वर्टिब्रा में। मोस्ट कॉमन थिंग पॉट्स डिसीज क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है किसका, बोन्स का। नेक्स्ट वन इज रैप्डोमायोसार्कोमा इन चिल्ड्रन ओरिजिनेट्स इन। तो रैप्डोसार्कोमा बच्चों में ओरिजिनेट होगा कहाँ से, सेरिब्रम से, किडनी से, स्ट्रिएटेड मसल से या फिर टेंडन से। तो यहाँ पर जो रैप्डोसार्कोमा है बच्चों में कहाँ से ओरिजिनेट होगा, स्ट्रिएटेड मसल से, जो कि ये क्या है, प्रिमिटिव पीडियाट्रिक मैलिग्नेंट सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। तो ये कहाँ पर होगा, प्रिमिटिव मेसेनकाइमल सेल्स से अफेक्ट होता हुआ स्ट्रिएटेड मसल्स को अफेक्ट करेगा, और जो कि जनरली बच्चों में 6 साल तक की एज में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ब्रायंट्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन है किसको इंडिकेट करेगा या फिर किसके लिए हम यूज़ करेंगे। ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, स्पाइनल फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है किसके लिए यूज़ होगा, फीमर बोन के लिए। यदि फीमर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए ब्रायंट्स ट्रैक्शन है जो यूज़ किया जाएगा। यदि चिल्ड्रन कितने हों, वेट यदि पूछते हैं एग्जाम में, तो यदि बच्चा जिसकी एज 2 साल से ज़्यादा हो तभी हमें यूज़ करेंगे। लेस देन 2 ईयर ओल्ड और लाइटर चाइल्ड। तो यहाँ पर ये देखिए जो बच्चों में जनरली ब्रायंट्स ट्रैक्शन है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज बेस्ट पोजीशन फॉर अ क्लाइंट इन हाइपोवॉलेमिक शॉक इज। तो यदि हाइपोवॉलेमिक शॉक है तो कौन सी पोजीशन देंगे, नी चेस्ट, ट्रेंडलैंडबर्ग, फॉलर्स या फिर लेटरल पोजीशन। तो यदि पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे, ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन। यदि पेशेंट यहाँ पर कहा है द पेशेंट इज सुपाइन ऑन द टेबल
विथ देयर हेड डिक्लाइंड बिलो देयर फीट। तो यहाँ पर ट्रेंडनबर्ग पोजीशन में क्या किया जाएगा, यदि हाइपोवोलेमिया का पेशेंट है, हाइपोवोलेमिक शॉक का पेशेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेशेंट का हेड डाउन करेंगे, लेग है जो अपसाइड जाएंगे, तो इसको क्या कहा गया, ट्रेंडनबर्ग पोजीशन। कॉर्ड प्रोलैप्स होती है तब भी यही पोजीशन है जो दी जाएगी। यहाँ पर जो एक एंगल बनता है कितना बनेगा, 16 डिग्री का। नेक्स्ट वन इज कोल्ड कैलोरी टेस्ट इज यूज टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए किया जाता है, हार्ट की, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टीम या फिर पॉन्स। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किया जाता है ब्रेन स्टीम के लिए। क्या है इसमें, क्या किया जाता है, ऑकस्टिक नर्व को कोल्ड या फिर वार्म वाटर के थ्रू है जो ईयर कैनाल में भेजा जाएगा। कोल्ड भी होता है वाटर या फिर वार्म वाटर भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होते हैं वो हैं जो चेक किए जाएंगे, जिनको निस्टैग्मस कहेंगे। तो यहाँ पर जो कोल्ड कैलोरी टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा, ब्रेन स्टीम के लिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। इन ट्रियाज येलो कलर इंडिकेट। तो ट्रियाज दैट मीन्स क्या होता है, इमरजेंसी। तो ट्रियाज का मतलब यहाँ पर इमरजेंसी है, और येलो कलर किसके लिए यूज किया जाएगा, इमरजेंसी, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट या फिर डेड पेशेंट के लिए। जो ट्रियाज है इसमें टोटल जो कलर कोड होते हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्रियाज के कलर कोड के येलो कलर क्या इंडिकेट करेगा, इमरजेंसी। लेवल फर्स्ट ब्लू कलर क्या होगा, रिससिटेशन। लेवल सेकंड रेड कलर होता है इमरजेंट। थर्ड वन इज द अर्जेंट और येलो कलर। फोर्थ वन इज द लेस अर्जेंट, और फिफ्थ में क्या होगा, नॉन अर्जेंट, दैट मीन्स पेशेंट है जो डेड भी हो चुका है। नेक्स्ट वन इज अ स्ट्रेटजी कॉमनली यूज्ड टू इम्प्रूव थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल इज कॉल्ड। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को हम इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग, रेस्टेटिंग एंड क्लैरिफाइंग, वैलिडेटिंग या फिर प्रोसेस रिकॉर्डिंग। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल को हमें प्रॉपर इम्प्रूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्टिव लिसनिंग की। किसकी पड़ेगी, एक्टिव लिसनिंग की। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे इज। तो हमारी बॉडी एक दिन में कितना फ्लूइड है जो लॉस करेगी, वो भी स्किन से। कहाँ से, स्किन से हमारी बॉडी पर डे कितना फ्लूइड लॉस करेगी। ऑप्शन में 450 ml, 150 ml, 1500 ml या फिर 500 ml। तो ह्यूमन बॉडी स्किन से यदि बात की जा रही है तो पर डे 450 ml है जो फ्लूइड लॉस करेगी। कितना, 450 ml लॉस करेगी या फिर 0.5 ml फ्लूइड को लॉस करेगी। तो यहाँ पर यदि एग्जैक्ट रेंज पूछते हैं तो 450 ml। किडनी 1.5 लीटर करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से 0.4 लीटर होगा, जीआई ट्रैक्ट से 0.2 और स्किन से 0.45 ml। नेक्स्ट वन इज अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिसीजेस। तो पार्किंसंस के अर्ली साइन क्या हैं, रिजिडिटी, ट्रिमर, ब्रेडिकार्डिया या फिर अकाइनेसिया। तो पार्किंसन के एग्जाम में जनरली साइन आते हैं, तो पार्किंसंस का जो अर्ली साइन है सबसे पहले देखने को मिलेगा वो होगा ट्रिमर। आपके हाथ हैं जो कपाए हुए टाइप के रहेंगे, आपके हाथों में है जो उतना ज़्यादा एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि स्विंगिंग है जो आपके हाथ इजीली होने लगेंगे। पार्किंसंस डिसीज़ क्या एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें जो नर्व सेल्स हैं अफेक्ट होंगी, जो कि यहाँ पर क्या कॉज करेंगी, जो साइन होंगे। और इसके लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो होगा डोपामाइन। क्या होगा, डोपामाइन का लेवल इस पर क्या होगा, पार्किंसन में कम होगा। सफलिंग गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ट्रिमर, सफलिंग गेट, स्टूप्ड पोस्चर एंड मास्क फेशियल एक्सप्रेशन है 4 कॉमन क्लिनिकल या फिर गोल्डन साइन है किसके, पार्किंसन के। स्टूप्ड पोस्चर, रिजिडिटी, मास्क लाइक फेस, सफलिंग गेट एंड ट्रिमर्स किसके कारण होगा, डोपामिन की कमी के कारण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी प्लेटलेट इज अ प्रोड्रग। तो इनमें से कौन सी है जो कि एंटी प्लेटलेट प्रोड्रग है, एस्प्रिन, डाइप्रामेडोल, टेक्लोपिडिन या फिर एबेक्सिमैब। तो कौन सी मेडिसिन है यहाँ पर जो कि क्या एंटी प्लेटलेट प्रो ग्रुप मेडिसिन है, सॉरी एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है यहाँ पर। तो कौन सी एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग,
तो यहाँ पर एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है, वो है टाइक्लोपिडिन। क्या है? टाइक्लोपिडिन, जो कि ब्रांड नेम टिकलेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स होते हैं उनको है जो ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में जो क्या होगा एम्बुलेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाएगी, जो कि एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है। यहाँ पर किस फैमिली की है? थियोनाप्राडाइन फैमिली की मेडिसिन है यहाँ पर टिक्लोपिडिन। नेक्स्ट वन इज अर्गोमेट्रिन इज यूज्ड इन। अर्गोमेट्रिन है किसके लिए यूज़ की जाती है? पीपीएच के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। तो अर्गोमेट्रिन है जो यूज़ की जाती है पीपीएच को ट्रीट करने के लिए, लेकिन जब पेशेंट को हार्ट डिसीज़, हाई बीपी हो तब हम अर्गोमेट्रिन क्या करेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है अर्गोमेट्रिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो क्या हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़, बहुत सारे हैं लेकिन मोस्ट कॉमन है यहाँ पर आपको दो याद रखना है। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाएगा। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जनरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को यूज़ किया जाता है अलग अलग मेथड के थ्रू। नेक्स्ट वन इज द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट। डिसीज को कॉज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक जो फिनोमिना है वो क्या है? आइसबर्ग फिनोमिना। तो यहाँ पर फ्लोटिंग टिप क्या रिप्रेजेंट करेगी? लेटेंट केस, क्लिनिकल केस, अनडायग्नोस्ड केस या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग की क्या रिप्रेजेंट करती है? करेगी क्लिनिकल केस को। ये देखिए फ्लोटिंग टिप है यहाँ पर, और एक क्या है जो तैर रही है, और दूसरा है बॉटम। यदि फ्लोटिंग टिप पूछता है तो क्या करेगा? क्लिनिकल केस जो कि दिख रहे हैं वो विजुअल केस, क्लिनिकल केस इसमें आएंगे फ्लोटिंग टिप में। अब यदि बॉटम में पूछते हैं तो असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जो इनविजिबल हैं, जो कि कैरियर्स हैं, वाहक हैं, अभी उनमें डिसीज़ नहीं है लेकिन वो दूसरों को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग। कांस्टेंट का मतलब एक जगह जाके रुक जाएगी, तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस किस एज में एक जगह जाके स्टॉप हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी? 0 to 6 months, 1 to 5 year, 5 to 10 year या फिर 10 to 15 ईयर। तो आपने देखा होगा बच्चों में जनरली 0 to 6 मंथ में तो उनका आर्म, मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या होता है? बढ़ता जाता है डे वाइज डे, फैट डिपॉजिट होने के कारण। अब यहाँ पर कांस्टेंट किस एज में हो जाता है? इसके बाद दैट मीन बहुत ज़्यादा स्लो होगा, तो होगा 1 से 5 साल की एज में। कब? 1 से 5 साल की एज में मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको नापने के लिए जो टेप यूज़ करते हैं MUAC, तो वो क्या है? साकिर टेप। इसमें 3 लाइन, 3 कलर कोड रहेंगे। रेड दैट मीन्स बच्चा क्या सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन, SAM की कंडीशन है। येलो दैट मीन्स मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, और ग्रीन दैट मीन्स बच्चा क्या है? फुली हेल्दी है। नेक्स्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर दी जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, और यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम हो तब हम इंतज़ार करेंगे, वेट करेंगे बच्चे को, तब हम यदि एक आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बच्चे का वेट कितना हो, 2 kg से भी कम हो, तब हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको मैंडेटरी रखी जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड होना। किस रूट से दी जाती है? इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट वन इज What is the amount of solution should be for giving evacuant enema in adult? evacuant enema यदि हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, हमें उसका पूरा रेक्टम खाली करवाना है, कितना अमाउंट देंगे सॉल्यूशन का? 100 ml और लेस, 150 ml और लेस, 250 to 500 ml या फिर 500 to 1000 ml। यदि evacuant enema देना है हमें किसी एडल्ट पेशेंट को, तो कितना अमाउंट होगा सॉल्यूशन का? 500 से 1000 ml तक। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज। तो नाइट्रोग्लिसरीन किसके लिए दी जाती है? एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में चेस्ट पेन के को ट्रीट करने के लिए, फिर ड्रग ऑफ चॉइस हम कह सकते हैं, सबलिंगुअली दी जाती है। क्या साइड इफेक्ट होंगे? एब्डोमिनल क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर या फिर हेडेक। तो कॉमन साइड इफेक्ट होंगे नाइट्रोग्लिसरीन के, वो क्या होंगे? हेडेक।
नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक वॉज कॉल्ड द ब्लैक डेथेज। तो पहली महामारी जिसको हमने ब्लैक डेथ कहा था वो कौन थी? रेबीज, लेप्रोसी, प्लेग या फिर कोविड-19। तो फर्स्ट महामारी रिकॉर्ड की गई थी ब्लैक डेथ के रूप में, वो कौन थी? वो थी प्लेग। क्या थी? प्लेग। नेक्स्ट वन इज एम्बुलाई ड्यू टू डीबीटी गोज टू। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के थ्रू जो एम्बुलाई बनेगा वो कहाँ पर जाएगा? स्प्लीन में, लिवर में, लंग्स में या फिर ब्रेन में। तो जो एम्बुलाई डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण बनेगा, डीबीटी के कारण बनेगा, ये फ्लोट होते हुए कहाँ पर पहुँचेगा? लंग्स में। क्या होगा? जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है जो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड डिस्पेसिया इज ड्यू टू। तो बॉन्ड डिस्पेसिया किसके कारण होगा? हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन डेफिशिएंसी, फॉल्टी डेवलपमेंट या फिर फॉल्ट न्यूट्रिशन। बॉन्ड डिस्पेसिया होगा किसके कारण? ये होगा फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ न्यूनेटेज। तो न्यूनेट में कितना हीमोग्लोबिन होगा? 14 से 16 ग्राम परसेंट, 16 से 18 ग्राम परसेंट, 12 से 14 ग्राम परसेंट या फिर 10 से 12 ग्राम परसेंट। तो एक न्यूनेट की बात की जा रही है तो कितना होगा? 16 से 18 ग्राम परसेंट तक। नेक्स्ट वन इज पढ़े भारत कैंपेन इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। क्वेश्चन है यहाँ पर, पढ़े भारत कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया गया था 2022 में ही इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। पढ़े भारत कैंपेन अलग है, तो यहाँ पर पढ़े भारत कैंपेन लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। कब? 10 अप्रैल 2022 को। 1 जनवरी से 10 अप्रैल 2022 तक के लिए 100 दिन का कैंपेन लॉन्च किया गया था पढ़े भारत। तो कब हुआ था? 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक का इसके लिए ड्यूरेशन रखा गया था। किसके लिए? 100 दिन तक के लिए। कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि 7 से 8 प्रोग्राम जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो यहाँ पर देखेंगे हम, जो कि MCQ बेस्ड नहीं यहाँ पर पूरा उनको बताया गया है, क्योंकि इसी टाइप से एग्जाम में आपको आएंगे तो MCQ बेस्ड, लेकिन एक प्रोग्राम से 5-5, 6-6 क्वेश्चन तक बनते हैं। इसलिए फर्स्ट है यहाँ पर RBS के प्रोग्राम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। फुल फॉर्म आता है, डेट पूछी जाती है, बेनिफिशियर्स पूछे जाते हैं और इसके 4D ग्रुप पूछे जाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2013 में फरवरी 2013 में लॉन्च किया था। तो यहाँ पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का जो एम रखा गया था, एक इसके लिए था जिसमें चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग, इनिशिएटिव, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज है जो इंक्लूड की गई थी। अब यहाँ पर जो सर्विसेज हैं कितनी? टोटल 30 इसमें आइडेंटिफाइड हेल्थ कंडीशन इंक्लूड की गई थी, जिसका प्री ट्रीटमेंट मैनेजमेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अब जो 30 कंडीशन थी इनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो इन चारों ग्रुप में टोटल 30 है जो इंक्लूड कर दी गई थी। तो वो क्या थी? डिफेक्ट एट बर्थ। ध्यान से देखिए RBS की लॉन्चिंग डेट, फुल फॉर्म, और जो यहाँ पर बेनिफिशियर्स उनको कौन से 4Ds हैं जो जिसमें टोटल 30 डिसीज़ हैं इंक्लूड की गई थी, 30 प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूड की गई थी। तो वो 4Ds क्या हैं? डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, चाइल्डहुड डिसीज एंड डेवलपमेंटल डिले एंड डिसेबिलिटीज़। तो वो कौन कौन सी हैं? तो ये रही यहाँ पर टोटल 4। डिफेक्ट एट बर्थ में क्या हो जाएंगे? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, क्या होगा? NTD, डाउन सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, ये सभी क्या है? फ्री, इनका स्क्रीनिंग की जाएगी, अर्ली इंटरवेंशन किया जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर आता है चाइल्डहुड डिसीज़, जो कि बचपन से ही डिसीज़ है, वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। डेफिशिएंसी का मतलब है जिनकी कमी के कारण जो प्रॉब्लम हुई है वो, डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटीज़ हैं वो, तो यहाँ पर क्या किए जाएंगे? ट्रीट किए जाएंगे। मिशन इंद्रधनुष हमने कल ही पढ़ा है। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर जो 8 प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं इंक्लूड की गई थी वो क्या थी? डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, टिटनस, पोलियो, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस B, मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड रोटावायरस, डायरिया।
और जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है जो यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। 1898 में, 1985 में, 1999 में या फिर 1995 में। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1985 में। कब? 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, जो किसका पार्ट है? CSSM प्रोग्राम का। किसका है? CSSM प्रोग्राम किसी का पार्ट है, किसका? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। देन आफ्टर इसके बाद क्या आ गया था? NRHM 2005 में। नेक्स्ट है यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम जो कि रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूनेटल, चाइल्ड, एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन प्रोग्राम्स का, जो कि हम एक एक करके है जो अपकमिंग क्लासेस में भी पढ़ लेंगे यदि जो छूट जाते हैं कुछ। फर्स्ट है JSS के कार्यक्रम, एग्जाम में आता है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मिशन इंद्रधनुष का इंटेंसिफाइड और 2.0 पढ़ चुके हैं हम। फिर यहाँ पर तो अभी हमने RBS के भी पढ़ लिया है, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो पूरे हम यहीं पर आज ही देख लेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम एग्जाम में आता है, जो कि जून 2011 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें प्रेग्नेंट मदर और सिक इन्फेंट्स हैं उनकी फ्री है जो केयर करवाई जाएगी, किसमें? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत। फिर है यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। राष्ट्रीय किशोर से ही आप समझ सकते हैं जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है 10 साल से लेकर 19 साल तक के एज ग्रुप इसमें कवर किए जाएंगे। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को इसके लिए लॉन्च किया गया था। फिर जननी सुरक्षा योजना, तो जननी सुरक्षा योजना लॉन्च की गई थी मैटरनल यूनिटल डेथ को कम करने के लिए। तो 12 अप्रैल 2005 को आई थी। इसका एम था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा देना, जिससे मैटरनल मॉर्टेलिटी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। लोगो याद रखें आप, फर्स्ट ये जो लोगो है किसका? जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसमें मैटरनल के साथ साथ न्यूनेटल डेथ पर भी फोकस किया गया था। तो जून 2011 में आई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। तो ये जो PMSMA लॉन्च किया गया था 2016 में। इसमें क्या किया गया था? क्वेश्चन एग्जाम में आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2016 में। तो यहाँ पर महीने की हर 9 तारीख को, मंथ की हर 9 तारीख को है जो ANC विजिट करवाई जाएगी। ANC क्लिनिक है जो फिक्स्ड डे कौन था? महीने की 9 तारीख एंटीनेटल चेकअप के लिए। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में। नेक्स्ट है मिशन परिवार विकास। तो मिशन परिवार विकास लॉन्च किया गया था 2016 में। जो भी 146 हाई फर्टिलिटी डिस्ट्रिक्ट थे इंडिया के, तो वहाँ पर ये लाया गया था। तो इनका एम रखा गया था कि 2025 तक जो फर्टिलिटी रेट है उसको हमें 2.1 तक लेके आना है। क्या करना है? फर्टिलिटी रेट को हमें कम करना है। एम रखा गया था कि कॉन्ट्रासेप्टिव के थ्रू, डिलीवरी असिस्टेड सर्विसेज के थ्रू या फिर कमोडिटी के थ्रू हम क्या करें, जो जनता बढ़ रही है उसको कम करने की कोशिश करें। तो इसके लिए प्रोग्राम को तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है जो एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यदि वहाँ की जनता 10 लाख है तो एटलीस्ट 300 बेड तो होने ही चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर की। तो यहाँ पर जो आपको येलो कलर से एक इंडेक्स दिख रहा है, क्या है? PHC के लिए है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी टाइप ए PSC, टाइप B PSC होती हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर इनको इस कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन सर्विस डिलीवरी के, कि कितनी डिलीवरी होती है, केस लोड क्या है, मतलब कितनी डिलीवरी कंडक्ट हो रही है एक PSC में। तो वो आपको बताएगा कि ये टाइप ए PSC है या फिर टाइप B PSC। तो टाइप ए PHC में क्या होगा? विथ डिलीवरी लोड ऑफ लेस देन 20 डिलीवरीज इन अ मंथ। तो एक PSC में यदि डिलीवरी 20 डिलीवरी से भी कम होती हैं तो वो एक महीने में जो डिलीवरी होती हैं वो कितनी होंगी? 20 डिलीवरी से भी कम होती हैं तो वो टाइप ए में आएगा। यदि 20 से ज़्यादा होती हैं तो वो टाइप B PSC में आएगा। यहाँ पर जो PHC हैं, फिर इसको अलग तरीके से यदि डिवाइड करने की बात करें,
केस लोड के साथ साथ डिस्टेंस की कि कौन सी पीएससी कितने डिस्टेंस पे है। तो यदि एसेंशियल स्टैंडर्ड पीएससी है तो विदाउट 24/7 सर्विसेज अवेलेबल होंगी। फिर 24/7 नर्सिंग फैसिलिटीज़ होंगी, 24/7 इमरजेंसी हॉस्पिटल होंगी, मतलब डिलीवरी के साथ साथ क्या डिस्टेंस है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है, अभी देखिए चार्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ का स्टाफ कौन होगा। तो सब सेंटर यदि पॉपुलेशन कवरेज के हिसाब से बात की जा रही है और यहाँ पर जो पॉपुलेशन दी हुई है वो आपकी जितने भी हिली ट्राइबल एरिया यहाँ पर सबको मिला के दी गई हो, मैक्सिमम पॉपुलेशन को काउंट करके यहाँ पे बताया गया है। एक्चुअल में सब सेंटर की जो पॉपुलेशन यदि हम काउंट करते हैं तो प्लेन एरिया की 5000, हिली ट्राइबल की 3000, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सब सेंटर में यदि 5000 पॉपुलेशन है तो यहाँ पर बेड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंगल या फिर 1 या 2 बेड होते हैं वही काफ़ी है। ना तो यहाँ से रेफरल यूनिट इसको माना जाता है, रेफरेंस यहाँ से सीधा पीएससी किया जाता है। यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप सीधा पीएससी भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ का इम्पोर्टेंट स्टाफ कौन होता है, एएनएम वर्कर। इसीलिए नाउअडेज जितने भी सब सेंटर हैं वहाँ पर एक सीएचओ को अपॉइंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर 30,000 पॉपुलेशन में बेड कैपेसिटी एटलीस्ट 6 बेड होना चाहिए और एक पीएससी 6 सब सेंटर को कवर करेगा। ध्यान रखिए, एक पीएचसी 6 सब सेंटर को कवर करेगा और पीएचसी की जो रेफरल यूनिट मानी जाती है वो होता है सीएचसी। यहाँ पर पीएचसी में एक डॉक्टर होना चाहिए, 3 इन द केस ऑफ 24/7 पीएचसी 3 स्टाफ नर्स। यहाँ का आपको जो पूरा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो स्टाफ है वो आपको पता होना चाहिए। स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, कितना स्टाफ होगा। फिर सीएचसी तो 1,20,000 पॉपुलेशन के दी है तो यहाँ पर एटलीस्ट 30 बेड होना चाहिए। एक सीएचसी 3 पीएचसी को कवर करेगा और इसका फिर रेफरल होता है तालुक हॉस्पिटल, तालुक का होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो जनरली यहाँ पर जो मिनिमम बेड कहें तो एटलीस्ट 300 होना चाहिए। फिर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के यदि 10 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है तो यहाँ पर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये फिर डिपेंड करता है पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पूरे सब सेंटर पीएचसी, सीएचसी, तालुक हॉस्पिटल, ब्लॉक लेवल के जो भी हॉस्पिटल हैं वो सभी मरीज यहाँ पर आते हैं। क्लियर हो गया आपको? आई होप आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पर यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, स्पेशली IPHS सर्वे को लेके। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, व्हेन वाज मनरेगा लॉन्च्ड। आपने मनरेगा के नाम से आपको योजना बहुत अच्छे से याद होगी, तो ये कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन में है यहाँ पर 2004, 2005, 2006 या फिर 2002 में। तो ये योजना लॉन्च कब की गई थी? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? 2006 में। जनरली ये 2005 में आई थी, लेकिन इसका फंक्शनिंग में स्टार्ट हो पाई थी 2006 में। यदि एक्ट पूछते हैं तो 2005 में। इसके लिए पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसमें इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर, जिसमें राइट टू वर्क, सभी को काम करने का अधिकार है, जिसमें आई थिंक आपको साल के 100 दिन तक कुछ काम करना होगा। आप लोग एक बार इसको पढ़ लें। मैंने इसमें ओनली मनरेगा लॉन्च कब हुई है, किसके लिए, तो जो गरीब लोग, मजदूर लोग हैं उनके लिए लॉन्च की गई थी योजना। नेक्स्ट वन, व्हेन वाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च्ड। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? दिसंबर 2013 में, मार्च 2014, सितंबर 2014 या फिर जून 2015 में। तो मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में। कब? सितंबर 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया में जो सेल्फ रिलायंट कंट्री, हमें अपने देश को, अपने देश की बनी हुई चीज़ों प्रोवाइड करवाने को लेके था। तो यहाँ पर 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। लास्ट पंचवर्षीय योजना थी ये, जिसमें मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव लाया गया था। नेक्स्ट वन, द टॉप प्रायोरिटी ऑफ जननी सुरक्षा योजना इज। जननी सुरक्षा योजना JSY स्कीम, एक है JSS की स्कीम,
जननी शिशु सुरक्षा योजना, यह है जननी सुरक्षा योजना। तो यहाँ पर इसका मेन प्रायोरिटी क्या है, टॉप प्रायोरिटी क्या है, डिक्रीज द फर्टिलिटी रेट, रिड्यूस द बर्थ रेट, रिडक्शन ऑफ MMR या फिर नन ऑफ दीज। जननी सुरक्षा योजना की जो टॉप प्रायोरिटी है वो है रिडक्शन ऑफ MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को क्या करना है, कम करना है। वह हमें कैसे कम करना है, जननी सुरक्षा योजना के लिए हम क्या कह सकते हैं, सेफ मदरहुड इंटरवेंशन के नाम से भी जानेंगे, जो कि NRHM के थ्रू लाई गई स्कीम थी। 12 अप्रैल 2005 को इसके लिए लॉन्च किया गया था। और हम MMR को कम कैसे करेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देके। इसके तहत, इस योजना के तहत जो भी लोग हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएगा उसको कुछ अमाउंट भी दिया जाएगा, कैश असिस्टेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। रूरल एरिया में अमाउंट अलग है, जो रूरल एरिया है वहाँ पे 1400 रुपये दिए जाएंगे और जो अर्बन एरिया की वूमेन है उनको 1000 रुपये। रूरल एरिया में आशा वर्कर का अमाउंट यदि आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि वही आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे यहाँ पे, तो आपको आशा वर्कर का पूछते हैं। जो रूरल एरिया है तो वहाँ पर 600 रुपये फर्स्ट 2 डिलीवरी में, यदि तीसरा बच्चा होता है तो 400, और चौथी डिलीवरी होती है तो 200 रुपये। 5वीं डिलीवरी के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अर्बन एरिया में आशा वर्कर को ओनली 200 रुपीज़ है जो दिए जाएंगे। और ये यहाँ पर जो आपका अमाउंट है आपको सीधा चेक के थ्रू आपके बैंक में जाएगा, चेक दिया जाएगा, आप उसको बैंक में जाके है जो पैसे निकाल सकते हैं। तो जननी सुरक्षा योजना का मेन एम था MMR को कम करना। और कम कैसे करना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना, बढ़ावा देने के साथ साथ माँ के लिए और जो आशा वर्कर आपको लेके जाएगी उसको अमाउंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब यहाँ पर आपको लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट भी आता है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग उसको भी एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर NRHM वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया में कब लॉन्च हुआ था, 2005 में, 2008, 2004 या फिर 2007। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इंडिया में लॉन्च किया गया था 2005 में। इसमें 2005 में एग्जाम में NRHM का क्वेश्चन आता है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन आता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, NFHS स्टैंड्स फॉर। तो NFHS का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल फुल हेल्थ स्टेटस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ स्टेटस या फिर नन ऑफ दीज। तो NFHS का फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। हर 3 साल में इसको कंडक्ट किया जाता है, बट कुछ रीजन से कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा। और यदि अभी तक का पूछें 2021 तक 5 बार NFHS कंडक्ट हो चुका है, 5 बार NFHS कंडक्ट हो चुका है, जिसमें यहाँ पर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है इसमें, तो यदि फर्स्ट की बात करते हैं हम, तो पहला NFHS कंडक्ट करवाया गया था 1992 से 1993 के बीच में। दो फेज़ में किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 92 से 93 है, 1992 टू 1993। फिर सेकंड हुआ था 1998 से लेकर 1999 तक, 1998 से 1999 तक। थर्ड हुआ था 2005 से 2006 के बीच में। फिर फोर्थ हुआ था 2015 से 2016 के बीच में। और फिफ्थ हुआ था आपका 2019 से 2021 के बीच में आपका लास्ट NFHS कंडक्ट करवाया गया था। यदि आपसे पूछते हैं एट प्रेजेंट कौन सा NFHS कंडक्ट हुआ है, तो 2021 तक हुआ है आपका 5वें नंबर का, 5th नंबर का NFHS कंडक्ट करवाया गया है। यहाँ पर किया क्या जाता है NFHS में, लार्ज स्केल मल्टी राउंड सर्वे करवाया जाता है, जिसमें घर घर जाके है जो सर्वे किया जाता है। और यहाँ पर 3 राउंड्स ऑफ द सर्वे हैव बीन कंडक्टेड सिंस द फर्स्ट सर्वे। तो ये पुराने डेटा के अकॉर्डिंग है कि पहला सर्वे 1992 से 93 में हुआ था, और अभी तक 5 बार सर्वे है जो हो चुका है। और यहाँ पर ये पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू इसको क्या किया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस है, ये भी आप जो इंडियन गवर्नमेंट की है जो हेल्प करेगा। तो यदि आपको टोटल अभी तक का पूछें तो 5 बार हो चुका है, लास्ट टाइम हुआ है 2019 से 2021 के बीच में। नेक्स्ट वन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर।
नेशनल पॉपुलेशन अलग है, नेशनल पॉल्यूशन अलग है। तो ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो इंडिया में कब लॉन्च की गई थी? 2001 में, 2005 में, 2012 में कि 2000 में, 2000 में? नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है जो इंडिया में लॉन्च की गई थी 2000 में, 2000 में। एनपीपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। सेकंड पॉपुलेशन पॉलिसी थी इंडिया की, जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को बढ़ावा देना, हेल्थ अवेयरनेस के प्रति जागरूकता फैलाना है, डिलीवरीज और रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए क्या करना है हमें, और ज़्यादा इनिशिएटिव लेना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत। यदि यहाँ पर इसका ड्राफ्ट फॉर्म पूछें तो ये आया था 1976 में। बट यदि आपको नेशनल हेल्थ पॉलिसी पूछें, ध्यान से सुनिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी पूछें तो 1983 में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पूछें तो आई थी आपकी कब? 2000 में। आपको याद रखना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का माइलस्टोन स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो बोर कमेटी से। बोर कमेटी कब आई थी? 1946 में। फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इसी से रिलेट करते हुए वो मैं यहाँ पे आपको ऐड कर देती हूँ जिससे समझ में। पॉलिसी को लेके आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 पॉइंट्स याद रखना है कि 2045 तक यदि इसका जो लॉन्ग टर्म गोल पूछते हैं आपसे नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का, 2000 में आई है, 2000 में आई है, तो इसका गोल था कि 2045 तक हमें 2045 तक क्या करना है? सस्टेनेबल पॉपुलेशन को अचीव करना है। पॉपुलेशन पॉलिसी लाई क्यों गई थी? कि जो इंडिया की इतनी ज़्यादा जनता बढ़ रही है उसको रोकने के लिए। और पूरे विश्व में इंडिया एक ऐसा पहला राज्य था पहला देश था जब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। एग्जाम में आता है तो इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1952 में। यदि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी डायरेक्ट पूछें कि कब आई थी तो 2000 ही आपको कहना है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट्स इसका हुआ था 1976 से। फिर यदि आपको पूछा जाता है कि जो लेटेस्ट पॉपुलेशन पॉलिसी थी, फर्स्ट नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी अप्रैल 1976 में आई थी। इसमें बस एक ही चीज़ रखी गई थी कि मिनिमम एज है जो 15 से 18 साल तक लड़कियों की होना चाहिए और बॉयज़ की 18 से 21 साल तक। बट अभी इसमें कुछ चेंज किए गए हैं। फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो लेटेस्ट है 2000 की, जिसमें अलग से कुछ चेंजेस है जो ऐड किए गए थे। नेक्स्ट वन, इन विच ईयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी इन इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड? तो इंडिया में नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? अभी हमने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ी, अब है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। 2002 में, 2001 में, 2007 में कि 2013 में? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई थी? तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी इंडिया में 2002 में। कब? 2002 में। इसका एम था कि सुपीरियर हेल्थ सर्विस हर एक एज ग्रुप में, हर एक जेंडर में हमें क्या करना है, पूरे तरीके से जो भी एज ग्रुप है बिना किसी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी भी तरीके का रोक टोक के, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो, आपको इसका फ़ायदा मिलना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी का फ़ायदा आपको मिलना। नेक्स्ट है यहाँ पर NRHM कवर्स। तो NRHM में क्या क्या कवर है जो किया जाएगा? इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी टू क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द रूरल पॉपुलेशन, ब्रिज गैप्स इन हेल्थ केयर, फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन द हेल्थ सेक्टर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में सभी चीज़ें की जाएंगी। क्या किया जाएगा? ये सभी चीज़ें हैं जो की जाएंगी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को, जो भी रूरल एरिया के लोग हैं उनको अवेलेबल होना। तो हेल्थ केयर के बीच में गैप एक तरीके का, उसमें NRHM एक ब्रिज का काम करेगा कि जहाँ पर भी सर्विसेज नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर पहुँचाना रूरल एरिया में, और जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हेल्थ सेक्टर में उनको कंप्लीट करवाना। तो क्या है इसका आंसर? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, NRHM सीक्स टू स्ट्रेंथन। तो NRHM किसके लिए एक हम ये कह सकते हैं कि ताकत के रूप में स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करेगा? प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम में, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, या फिर नन ऑफ दीज में? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ये स्कीम प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए, ना कि जो बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके लिए। तो क्या है? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम से यहाँ पर है जो उसके लिए मजबूत बनाने का काम करेगा। क्या? NRHM। नेक्स्ट वन,
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो RCH है, RCH की 2 फेज थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। RCH और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ कब लॉन्च हुआ था? 1992 टू 1993 में, 1997 से 1998 में, 2005 से 2006 में, 2012 टू 2013 में। तो जो RCH प्रोग्राम है लॉन्च हुआ था 1997 से 1998 के बीच में। अब इसकी हम दोनों फेज देखते हैं, RCH फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एग्जाम में। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बस पूछें तो 1997 से 1998 के बीच में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स क्या थे वही एग्जाम में आते हैं। तो RCH की फेज फर्स्ट रही है, फेज 2 रही है। तो RCH फर्स्ट फेज के कंपोनेंट अलग हैं, सेकंड के अलग हैं। तो यहाँ पर RCH फर्स्ट में जो की कंपोनेंट्स थे वो यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं। फर्स्ट के चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM प्रोग्राम था। एडोलेसेंट हेल्थ को कवर किया गया। प्रिवेंशन ऑफ RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ प्लानिंग। तो यहाँ पर 2 तरीके के थे, एक थे क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इन दोनों को मिला के है जो RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ है। यहाँ पर नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसका फ़ायदा किस किस को मिलेगा। फिर इसकी दूसरी फेज़ आई तो वो आई थी 1 अप्रैल 2005 को। दूसरी फेज़ जो 1 अप्रैल 2005 को आई थी, इसका मेन एम रखा गया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और चाइल्ड मॉर्बिडिटी को हमें कम करना है, वो भी रूरल हेल्थ केयर सिस्टम में। तो यहाँ पर जो मेजर स्ट्रेटजीज थी इसकी एक थी एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर और स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सिस्टम। तीनों चीज़ें याद रखें। फेज सेकंड RCH की 1 अप्रैल 2005 को लाई गई थी। फोकस किया गया था कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट है इसको हमें कम करना है। कैसे करना है? पहले तो इसेंशियल ऑब्स्टेट्रिकल केयर के थ्रू हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना है और जो डिलीवरी हो रही हैं वो स्किल बर्थ अटेंडेंट के द्वारा करवाई जाए। फिर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में यदि कुछ इमरजेंसी केस आते हैं तो उनको रेफरल है जो किया जाएगा। फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? CSC, वहाँ पर रेफर है जो किया जाएगा। फिर जो रेफरल सिस्टम है वहाँ पर भी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करना, वो थर्ड पॉइंट था यहाँ पर। फिर माइलस्टोन आपको याद कर लेना है कि क्या क्या माइलस्टोन रहे हैं इस RCH फेज के पहुँचने तक। पहले आया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में। फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया 1971 में। फिर अमेंडमेंट एक्ट आया रिसेंट में, तो MTP एक्ट के तहत यही पूछते हैं कब तक की प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर सकते हैं, तो 20 वीक की। फिर आया EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में। फिर इसके बाद इसी में कुछ और सुधार किए गए EPI में। फिर लाया गया 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और इसी के साथ साथ नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम भी लाया गया था। याद रखना है आपको, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ साथ नेशनल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी प्रोग्राम भी लाया गया था। फिर आफ्टर दैट आया CSSM, जो भी हमने RCH की फेज़ में पढ़ा, इसी को आगे बढ़ा के है जो RCH फेज़ फर्स्ट लाई गई थी। फिर फेज़ 2 आई, फिर NRHM आया। क्लियर है? नेक्स्ट वन, क्वाले मीन्स QALY का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन MPCHO के एग्जाम में आ चुका है। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वांटिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, क्वालिटी एक्रेडिटेटेड लॉन्ग यूथ, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? क्वाले का मतलब होता है क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। क्या है? क्वालिटी एडजस्टेड। जो डेले है आपको आया था डेलेस MP व्यापम में, अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ है इसी साल, अभी एट प्रेजेंट कुछ दिन पहले ही आंसर कीज भी आ गई उनकी। और एक आता है डेलिस। तो क्वाले पूछे तो क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। डेलिस का मतलब है कि डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर। तो जो क्वेलेज स्टैंडर्ड इन कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको लेके यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बार पूरा खुद से ही पढ़ना है, क्योंकि मेनली इनके फुल फॉर्म बस आपको एग्जाम में आते हैं, यदि वो पता है तो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है यहाँ पर द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर मीन्स। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल पर ईयर का मतलब क्या है? बर्थ रेट है, IMR है, डेथ रेट है कि नन ऑफ दीज है? तो ये क्या कहलाएगा?
तो ये कहलाएगा डेथ रेट। क्या है? डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ। किसी स्पेसिफिक कारण से, कुछ जनरल रीजन से यदि डेथ हो जाती है सिलेक्टेड पॉपुलेशन जो यहाँ पे बताई गई है उसमें, तो क्या कहलाएगा? डेथ रेट। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 5 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग मतलब मरने के चांसेस हैं जन्म से लेके 5 साल तक की एज ग्रुप में, अंडर 5 ईयर एज में, पर 1000 लाइव बर्थ में। तो ये क्या है? बर्थ रेट है, अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है कि नन ऑफ दीज? ये चीज़ क्या है? तो यहाँ पर साफ साफ कहा है बर्थ से लेके 5 साल तक में, मतलब अंडर 5 हो गया है, 5 साल के पहले ही 0 से 5 ईयर के बीच में यदि जो बच्चे की डेथ होती है तो वो किस में आएगा? यदि 1 ईयर तक होती है तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आए। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कहा है 5 ईयर्स तक में, तो वो कहलाएगा अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। क्या है? अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ। अभी हमने बताया कि 5 साल तक में, फिर है यहाँ पर डाइंग बिटवीन बर्थ एंड एग्जैक्टली 1 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, पहले था कि 5 साल तक के एज ग्रुप में, फिर 1 साल तक की एज ग्रुप में, तो वो क्या कहलाएगा? पर 1000 लाइव बर्थ में। बर्थ रेट, IMR, डेथ रेट की नन ऑफ दीज। तो ये कहलाएगा आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हर एक स्टेट की अलग अलग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है SRS डेटा के अकॉर्डिंग। तो आपको एक बार है जो पढ़ लेना है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेटा के। इस बार का डेटा थोड़ा सा चेंजेस है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इन द पॉपुलेशन जनरली डिफाइंड एज 15 to 44 ईयर्स ऑफ एज मीन्स, यदि मदर की डेथ होती है 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में, तो क्या कहलाएगा? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की नन ऑफ दीज। ये कहलाएगा MMR। एग्जाम में MMR का डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द सम ऑफ न्यूनेटल डेथ्स एंड फीटल डेथ्स। फीटल डेथ का मतलब स्टिल बर्थ, मतलब यूट्रस में ही बेबी की डेथ हो जाए, पर 1000 बर्थ। सम ऑफ न्यूनेटल डेथ, जो न्यूनेट बेबी हैं उनकी डेथ और फीटल डेथ को मिला के यदि 1000 पॉपुलेशन में जो डेथ होती, जन्म होने के बाद इतनी भी काउंटिंग निकल के आती है, वो क्या है? MMR है, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट है, IMR है कि नन ऑफ दीज है? तो ये क्या है? ये कहलाएगा पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। क्या है? पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब, मोर्टेलिटी का मतलब तो होता है डेथ। अब ये देखिए यहाँ पर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। फीटल डेथ, फीटल डेथ का मतलब इंट्रा यूट्राइन डेथ, और स्टिल बर्थ मतलब बेबी यूट्रस में ही, गर्भाशय में ही उसकी डेथ हो गई हो, एटलीस्ट 20 वीक्स का जेस्टेशनल पीरियड रहा हो और कोई भी साइन ना हो कि ये जन्म के बाद है जो बचेगा या नहीं, या फिर हम ये कह सकते हैं स्टिल बर्थ। तो क्या होगा? फीटल डेथ। न्यूनेटल डेथ, जन्म लेने से लेके 28 दिन तक यदि बेबी की डेथ हो जाती है विदिन 28 डेज के, तो वो कहलाएगा न्यूनेटल डेथ। फिर आता है पेरीनेटल डेथ। पेरीनेटल डेथ का मतलब है सम ऑफ फीटल एंड न्यूनेटल डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। बेस्ट इंडिकेटर है पेरीनेटल केयर के लिए यदि हम कहें तो वो क्या है? फीटल डेथ, न्यूनेटल डेथ और पेरीनेटल डेथ। तो यहाँ पर सम ऑफ फीटल डेथ मतलब जो 20 वीक तक का जेस्टेशनल पीरियड रहा है उसमें या तो डेथ हुई हो, और न्यूनेटल डेथ, इन दोनों को जोड़ के जो इंडिकेटर निकल के आएगा वो कहलाता है पेरीनेटल डेथ। फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो वही नंबर ऑफ डेथ पर 1000 दैट अकर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। दी 1000 पॉपुलेशन, 1000 बच्चे उन्हें जन्म लिया है, उनमें से 1 साल के बीच में जो डेथ होती है 1 ईयर से कम एज के बच्चों की, तो वो है IMR। अंडर 5 होता है तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल है। फिर नेक्स्ट वन, द सम ऑफ द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट 5 ईयर एज ग्रुप बिटवीन 10 and 49 फॉर फीमेल रेसिडेंट्स ऑफ अ स्पेसिफाइड जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो ये क्या कहलाएगा? देखिए कहा है सम ऑफ द एज स्पेसिफिक बर्थ रेट। एज स्पेसिफिक बर्थ रेट है जिसमें 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप है जो इंक्लूड किया गया है, वो भी फीमेल का। तो ये क्या है? क्रूड डेथ रेट है, बर्थ रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है कि नन ऑफ दीज है? तो क्या है?
ये कहलाएगा आपका TFR और टोटल फर्टिलिटी रेट। एट प्रेजेंट इंडिया का TFR यदि आपको एग्जाम में पूछते हैं तो वो है 2। कितना? 2। जो नेशनल लेवल पर जो SRS के थ्रू और जो NFHS सर्वे, नेशनल फैमिली प्लानिंग का जो सर्वे है 4 और 5, उसके अकॉर्डिंग जो अभी एट प्रेजेंट में डिक्लाइन हुआ है, पहले 2.2 था बट अभी 2 है। आपको याद रखना है TFR कितना है? 2 है जो बचा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है टोटल फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट कैसे करना है। तो ये रहा एन एस्टिमेटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू ईच फीमेल ऑफ बर्थिंग एज। 15 से 45 साल तक की एज रही है फीमेल की। इस एज ग्रुप में जो बच्चे जन्म लेते हैं, टोटल फर्टिलिटी के लिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, अब कितने बच्चे हुए हैं और कितनी वुमेन की एज 15 से 45 साल तक रही है, तो यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके क्या निकाला जाएगा? TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट वन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स टारगेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है तो इसके अकॉर्डिंग एक पढ़ा है हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एग्जाम में आपको रखे हुए मिलते हैं 2-2 क्वेश्चन तक SDG से। ऐसे ही यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग MMR हमें इंडिया की कितनी अचीव करनी है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 8 गोल हैं, SDG में वह जो अलग हैं। तो यहाँ पर यदि आपको SDG पूछा तो इसमें 17 गोल हैं, लेकिन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ओनली 8 गोल्स हैं। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें MMR कितनी अचीव करनी है? 103 अकॉर्डिंग टू 2019 के डेटा के। 2019 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कितना टारगेट है MMR का इंडिया का? 103। और जो इसके 8 गोल हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, वो कौन कौन से हैं? एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्ट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। पूरे जो 5 गोल हैं उनके बीच में हमें 7 गोल हैं उनके बीच में पार्टनरशिप करके सभी को अचीव करने में हेल्प करना है। नेक्स्ट वन, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसीज्ड और अनहेल्दी विद इन अ पॉपुलेशन मीन्स, ऐसी स्टेट जिसमें आप बीमार हो या फिर कोई अनहेल्दी सिचुएशन हो तो वो क्या कहलाएगा? मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, फर्टिलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो मॉर्टेलिटी का मतलब तो होता है सीधा डेथ, मरना। मॉर्बिड का मतलब होता है डिसीज कंडीशन, तो वो क्या हो गई? मॉर्बिडिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है ऐसा एज ग्रुप जो कंसीव करने की क्षमता रखता हो, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो, वो कहलाएगा फर्टिलिटी। तो यहाँ पर कहा डिसीज और अनहेल्दी कंडीशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? मॉर्बिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कंसीडर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किस ईयर को कंसीडर किया गया था? ऑप्शन में है यहाँ पर 1981, 1921, 1891 या फिर 1961, 1981, 1921, 1891, 1961। तो कौन से साल को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के तौर पर है जो कंसीडर किया गया था? तो ग्रेट डिवाइड ईयर के तौर पर माना गया था 1921 को, 21 को, क्योंकि इस टाइम पर जो पॉपुलेशन थी एक कॉन्सिस्टेंट वे में रह गई थी, ना तो बढ़ रही थी ना बढ़ नहीं रही थी। इंडिया की पॉपुलेशन यदि एक कांस्टेंट वे में रह जाती है तो उसको हम कहते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और ये साल कौन सा था? 1921। जो इंडियन डेमोग्राफी है, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है जिसमें, तो ग्रेट डिवाइड ईयर कहा जाता है कि जो पॉपुलेशन है, जो जनता की ग्रोथ है वो क्या हो रही है? वो सेम एज रह गई है, तो उसको क्या कहा गया था? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 को। यदि आपको कहा जाता है कि ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड, ईयर ऑफ स्मॉल डिवाइड कौन से साल को कहा जाएगा? तो वो है 1951, 1951। लेकिन ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्या था? 1921। नेक्स्ट वन, चाइल्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स दे आर। बच्चों का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है किन 3 एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर्स पर है जो चेक किया जाता है? स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड अंडरवेट,
बॉडी मास इंडेक्स, मॉर्बिडिटी रेट एंड डिपेंडेंसी रेशियो ऑफ नन ऑफ दीज। एंथ्रोपोमेट्रिक इंडिकेटर का मतलब होता है कि बच्चों की हाइट हेल्थ है जो किस बेस पर चेक की जाएगी, तो ये चेक किया जाएगा किस पर, स्टंटिंग, वास्टिंग एंड अंडरवेट। क्या है स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब होगा कि जो बॉडी की ग्रोथ है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, एक ही जगह फिक्स होके रह जाए, ना तो वजन बढ़े ना हाइट बढ़े। फिर आता है वास्टिंग। वास्टिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ आपकी बॉडी में, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जितने हो आप उतने पर ही स्टॉप हो जाओ। और अंडरवेट, जो आपका एज है उसके अकॉर्डिंग आपका वजन ना बढ़ना। तो हाइट, वेट और आपका एज के अकॉर्डिंग हाइट और वेट दोनों ना बढ़ना, तीनों चीज़ें किसके कंपोनेंट से हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में आएंगे आपके बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस के लिए। फिर इसमें आपका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस चेक किया जाएगा, साकिर टेप यूज़ किया जाता है इसके लिए। फिर बच्चे की हाइट क्या है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों को चेक करके बच्चों में हम कुपोषण से बचा सकते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से बचा सकते हैं। नेक्स्ट वन, एलिजिबल कपल रजिस्टर इज मेंटेन्ड एट। तो जो एलिजिबल कपल रजिस्टर कहाँ पर मेंटेन किया जाता है, सब सेंटर में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, पीएचसी में कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो एलिजिबल कपल कौन कहलाते हैं, जो फर्टाइल एज ग्रुप के कपल हों, फीमेल और मेल दोनों। अब यहाँ पर ये रजिस्टर कहाँ मेंटेन किया जाएगा, सब सेंटर में। सब सेंटर की बात आती है तो पॉपुलेशन सबको पता है, यहाँ की किट हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो सब सेंटर में किट ए बी सी तीनों दी जाती हैं। यदि किट डी पूछते हैं तो वो पीएससी में दी जाती है। फिर फर्स्ट रेफरल यूनिट की किट अलग है, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है, वो है सीएचसी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में EFGHI JK LMNOP किट दी जाती हैं। तो क्यों दी जाती हैं, यहाँ पे आपको किट F पूछें तो मिनी लेप्रोटॉमी सेट है, किट E पूछें तो लेप्रोटॉमी सेट है, IUD इंसर्ट करने के लिए किट G रहेगी, वेसेक्टॉमी के लिए किट H है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन सी किट यूज़ करेंगे हम CHC में, तो वो होगा किट I। नेक्स्ट वन, 3-tier system of healthcare delivery in rural area in India is based on recommendation of 3-tier system। इंडिया में लाया गया था हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जो कि रूरल एरिया में। तो इसको किसने रिकमेंड किया था, भोर कमेटी ने, चड्ढा कमेटी ने, श्रीवास्तव कमेटी ने कि बुदलियार कमेटी ने। तो ये चीज़ें करवाई थी किसने, श्रीवास्तव कमेटी में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का पूछें तो वो आया था भोर कमेटी में। श्रीवास्तव कमेटी ने 3-tier हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो इन्होंने इसको लाए थे। नेक्स्ट वन, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी एलिमेंट्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एन एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एवरी यूथ, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिसीज। तो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ केयर में सब कुछ किया जाएगा, जो नहीं किया जाएगा वो क्या होगा, तो वो होगा प्राइमरी हेल्थ केयर का ये काम नहीं है कि हर एक यूथ को, हर एक नौजवान को नौकरी देना। ये काम आपके खुद के हाथ में, पढ़ोगे लिखोगे तो आपको मिल ही जाएगी जॉब, लेकिन ये काम प्राइमरी हेल्थ केयर का नहीं है, पीएचसी का नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर ये देखिए कि क्वेश्चन दिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंचायती राज सिस्टम इन 3-tier सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मैच द इंस्टीट्यूशन विथ लेवल। तो यहाँ पर आपको मैच करना है कि विलेज लेवल के लिए क्या है, पंचायत विलेज लेवल के लिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए कि ब्लॉक लेवल के लिए, कि पंचायत समिति किसके लिए, जिला परिषद किसके लिए, मैच करना है, नीचे जोड़ी बना के लिखना है। तो पंचायत का जो 3-tier सिस्टम होता है वो किसके लिए है, तो पंचायत का 3-tier सिस्टम, पंचायती राज है जो 3-tier सिस्टम, ट्रायंगल शेप में आपने पढ़ा है मेनली। तो पंचायत कहाँ के लिए होती है, विलेज लेवल के लिए। पंचायत समिति कहाँ के लिए होती है, ब्लॉक लेवल के लिए। जिला परिषद कहाँ के लिए होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए। तो ये तीनों आप मिला सकते हैं, ए का फर्स्ट ही रहेगा, बी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है डिलीवरी में इस तरीके से चलता है, पहले आएगा नेशनल लेवल से, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट से सभी चीज़ें अथोराइज्ड होंगी,
फिर वो स्टेट में आएंगी, फिर स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज है जो डिवाइड की जाएंगी। तो डिस्ट्रिक्ट से जाती हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट और तालुका हॉस्पिटल जाएंगे। फिर यहाँ पर CSC, PSC, सब सेंटर, विलेज हेल्थ गाइड, ट्रेंड आई है, सभी रहेंगे। फिर यहाँ पर ये जो साइड में आप देख सकते हैं सभी का पॉपुलेशन नॉर्म्स है कि एक PSC कितनी पॉपुलेशन में होगा, एक CHC कितने में होगा और एक विलेज हेल्थ गाइड कितने में होगी। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज। तो प्रिंसिपल यूनिट क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? सेंटर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है कि विलेज है? क्या रहेगा? तो यहाँ पर प्रिंसिपल यूनिट होगा डिस्ट्रिक्ट। क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट। प्रिंसिपल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ए स्टेट, इंडिया में स्टेट के लिए क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट। हेड कौन कहलाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको मैच करना है कमिटीज़ और कौन सी कमेटी में कौन से वर्क किए गए हैं। श्रीवास्तव कमेटी लिखी है, चड्ढा कमेटी है, करतार सिंह कमेटी है, जंगलवाला कमेटी है। तो कौन सी कमेटी ने कौन से काम किए हैं वो नीचे आपको मैच करके बताना है। तो फर्स्ट आता है श्रीवास्तव कमेटी। तो इन्होंने हेल्थ गाइड को लेके है जो अपने जो भी इनिशिएटिव लिए थे श्रीवास्तव कमेटी में, तो वो क्या थे, कौन सी कमेटी में लिए गए थे? वो लिए गए थे आपके लेड टू द क्रिएशन ऑफ हेल्थ गाइड्स। दूसरा आता है चड्ढा कमेटी। क्या है? चड्ढा कमेटी। जो चड्ढा कमेटी में लिया गया था मलेरिया वर्कर्स टू लुक आफ्टर फैमिली प्लानिंग वर्क टू। तो जो मलेरिया वर्कर्स हैं उनको फैमिली प्लानिंग वर्कर्स के तौर पर भी काम करना है। फिर थी करतार सिंह कमेटी, तो इन्होंने जो MPW है इसके लिए काम किया था। जंगलवाला कमेटी ने क्या किया था? इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि आपको याद नहीं होता है कि कौन सी कमेटी ने क्या किया था। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो सभी प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स हैं किसी एक को छोड़कर। एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन है, प्रोवाइडिंग एसेंशियल ड्रग्स भी है, साउंड रेफरल सिस्टम और हेल्थ एजुकेशन। प्राइमरी हेल्थ केयर का एलिमेंट तो नहीं है इनमें से, वो कौन सा है? जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम का एलिमेंट्स नहीं है वो है यहाँ पर साउंड रेफरल सिस्टम। क्या है? साउंड रेफरल सिस्टम। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सेप्ट। तो यहाँ पर पिलर्स हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के सभी किसी एक को छोड़कर। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हेल्थ एजुकेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। तो जो 4 प्रिंसिपल हैं उनमें से एक कौन सा नहीं है जो लिखे हुए हैं? तो वो है हेल्थ एजुकेशन। क्या है? हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट वन अल्मा अटा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। तो जो अल्मा अटा डिक्लेरेशन है कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1948 में, 1956 में, 1977 में कि 1978 में? तो अल्मा अटा डिक्लेरेशन जिसके तहत है जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और PSC लाए गए थे, सॉरी प्राइमरी हेल्थ केयर, तो कब हुई थी? 1978 में, 1978 में। पर हेल्थ मैन पावर इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हेल्थ मैन पावर है यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन में क्या रहेगा? ऑप्शन है डॉक्टर 1 पर 3500 पॉपुलेशन, 3500 जनता पर एक डॉक्टर। ANM 1 पर मोर देन 1000 पॉपुलेशन। लैब टेक्नीशियन 1 पर 10,000 पॉपुलेशन। फार्मासिस्ट 1 पर 1 लाख पॉपुलेशन। तो एक हेल्थ मैन पावर मतलब एक डॉक्टर हो गया, ANM हो गई, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट हो गया, तो कितनी पॉपुलेशन पर है जो रहेगा? तो यहाँ पर लैब टेक्नीशियन का सही दिया हुआ है कि एक लैब टेक्नीशियन पर 10,000 पॉपुलेशन के लिए रहेगा। ये रहा है यहाँ पर नॉर्म्स जो कि सजेस्ट करता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो एक डॉक्टर होता है 1000 जनता के लिए, यहाँ पर ऑप्शन में दिया था 3500 इसीलिए नहीं मार्क किया। दूसरा एक नर्स 1 पर 500 पॉपुलेशन, 500 जनता के लिए। एक हेल्थ वर्कर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, तो 1 पर 5000 पॉपुलेशन। यदि प्लेन एरिया है तो 5000 में, एक हिली ट्राइबल पहाड़ी इलाका है तो 3000 में। फिर हेल्थ असिस्टेंट आता है मेल या फिर फीमेल में, तो इसमें भी वही हिली और ट्राइबल एरिया आएगा
30,000 है तो एक प्लेन एरिया में, 20,000 जनता है यदि पहाड़ी इलाके में तब एक। फार्मासिस्ट होता है 10,000 जनता के लिए। लैब टेक्नीशियन होगा 10,000 पॉपुलेशन के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर होती है 400 से 800 के लिए। आशा होती हैं 1,000 जनता के लिए। और ट्रेन डाई होती हैं 1 पर विलेज, एक गांव के लिए। तो ये हो गया पॉपुलेशन नॉर्म्स। नेक्स्ट वन, फंक्शन ऑफ PSCR, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क्या फंक्शन है? रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फैमिली प्लानिंग और रेफरल सर्विसेज देना, बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड कराना, कि ऑल ऑफ दिस? तो यहाँ पर ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी PHC में, सभी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अल्माटा डिक्लेरेशन के तहत टोटल जो एटलीस्ट 10 सर्विसेज दी जाती हैं वो हैं मेडिकल केयर, MCH जिसमें फैमिली प्लानिंग भी होगी, सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिसीज, कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स का मतलब होगा कि जो भी डेथ रेट हो गई, बर्थ रेट हो गई, IMR हो गई, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, पूरा वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाना। हेल्थ एजुकेशन देना, नेशनल प्रोग्राम्स जो हेल्थ प्रोग्राम्स उनके बारे में बताना, रेफरल सर्विसेज देना, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना हेल्थ वर्कर को, लोकल दाइस को, और बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। तो बेसिक क्या है इंडिया में फंक्शन है प्राइमरी हेल्थ के सेंटर्स के। नेक्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर इंक्लूड। तो फीमेल हेल्थ वर्कर का क्या काम है? विजिट 4 सब सेंटर पर मंथ, कलेक्शन ऑफ अ ब्लड सैंपल, कंडक्ट 50% डिलीवरी, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो फीमेल हेल्थ वर्कर का काम है कि एटलीस्ट 50% डिलीवरीज को कंडक्ट करवाना। क्या करवाना? हेल्प करवाना। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एक्सेप्ट। तो सभी स्टेट की, एक राज्य की जिम्मेदारी है हेल्थ को लेके, किसी एक को छोड़कर। वाइटल स्टैटिक्स, प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च सेंटर एंड देयर हेल्थ बॉडीज, प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेशन, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। एक जो राज्य सरकार है वो क्या काम, सब काम करेगी किसी एक को छोड़कर। तो राज्य सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है वाइटल स्टैटिक्स कलेक्ट करवाएगी। एडल्ट्रेशन, मिलावट हो रही है तो उसमें हेल्प करेगी कि उसको बचाया जा सके मिलावट से, सभी चीज़ों से कोई भी सामान बिक रहा हो मिलावटी। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट करने का काम करेगी। लेकिन जो रिसर्च हो रही है रिसर्च सेंटर में और जो अलग अलग जगह रिसर्च हो रही है वो काम करना स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू कॉन्सेप्ट इन प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर का भी नया कॉन्सेप्ट आया है, तो वो क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, क्वालिटेटिव इंक्वायरी या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर। क्या है जो नया कॉन्सेप्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर का? वो है क्वालिटेटिव इंक्वायरी। क्या है? क्वालिटेटिव इंक्वायरी। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग आर द जॉब्स ऑफ हेल्थ वर्कर मेल। तो एक मेल हेल्थ वर्कर के सभी काम है, किसी एक कुछ सब कौन से काम होंगे मेल हेल्थ वर्कर के? स्पुटम कलेक्शन, ORS डिस्ट्रीब्यूशन, डॉट्स का सुपरविजन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एक मेल हेल्थ वर्कर सभी काम करेगा MPW। तो यहाँ पर स्पुटम कलेक्ट भी करेंगे आप, ORS डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, और डॉट्स जो थेरेपी दी जा रही है TB के मरीज में उसको भी सुपरवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अ फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का क्या काम नहीं है? मलेरिया सर्वेलेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम, इम्यूनाइजेशन या फिर डॉट्स एक्टिविटीज़। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी इसमें इसका आंसर बताया जाएगा, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।